नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश की। वाराणसी के विवादित ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं और साइंटिफिक सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा। तो जो साइंटिफिक सर्वे होगा इस शिवलिंग का नुकसान पहुंचाए बिना इसे करना होगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए पहले हम सुन लेते हैं विष्णु शंकर, जो वकील रहे हैं पक्ष के, उनका क्या कहना है। इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, तो अपने आप में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला है। बिल्कुल निधि, बहुत बड़ा फैसला है, जैसा कि विष्णु शंकर बता रहे थे। क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कथित शिवलिंग है, जो कोर्ट सर्वे के दौरान मिला था 16 मई 2022 को, इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से या कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सैंपलिंग होगी तो उससे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। और चूंकि अब लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ गई हैं इससे, वो आहत हो सकती हैं, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता जो 5 महिलाएं हैं वो प्रयागराज कोर्ट पहुंची थी, हाई कोर्ट पहुंची थी। इस पर हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये नोटिस दे करके पूछा था कि आप बताइए कि क्या आपके पास ऐसे मेथड्स हैं, क्या आपके पास साइंस में ऐसे फॉर्मूला हैं जिसके ज़रिए बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए आप पता कर सकते हैं कि ये जो कथित शिवलिंग है, ये स्ट्रक्चर है, वो कितने साल पुराना है, इसके किससे बना है। तो उसको लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 52 पेज की रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी और कहा था कि उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिसमें बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए वो सर्वे कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कथित शिवलिंग है उसका करेगा, और कैसे करेगा और कब करेगा ये डिसाइड करने के लिए कहा है वाराणसी कोर्ट को। तो यानी वाराणसी कोर्ट को इंस्ट्रक्ट कर दिया है प्रयागराज कोर्ट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे करेगा, ये सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, कितने टाइम में करेगा, क्या सुरक्षा दी जाएगी, इसका सारा फैसला वाराणसी कोर्ट करेगा। जब याद हो आपको, पिछले साल जब ये सर्वे कराया गया था मई महीने में, तो बाकायदा प्रयागराज वाराणसी कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था डीएम को कि सारी सुरक्षा के इंतजाम आप करें। बाकायदा जब वो कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ था तो ड्रोन कैमरे से लेकर के वीडियोग्राफी हुई थी, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने के लिए कहा गया था। 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उसमें भी विवाद हुआ बाद में, लेकिन उसके बाद में विशाल सिंह को कहा गया, कोर्ट कमिश्नर थे, कि वो रिपोर्ट दें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए थे, इसमें कुछ कमरों से कुछ मंदिर जैसी या कुछ हिंदू स्ट्रक्चर्स की बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी। उसके बाद मामला बढ़ गया और आपको याद होगा 16 मई को उस दिन हम वाराणसी में मौजूद थे। जब आखिरी दिन था सर्वे का तो वहाँ पर जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने कहा बाबा मिल गए, और तुरंत वो वाराणसी कोर्ट में गए और ये आदेश ले आए कि वजू खाने को तुरंत सील कर दिया जाए। कोर्ट ने वो आदेश दे दिया था और उसके बाद में कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। उसके बाद तमाम याचिकाएं लग गईं कि वहाँ पर रोज़ पूजा करने के आदेश दिया जाए, दीवार तोड़ करके मस्जिद की एक बड़ा सर्वे कराया जाए, तमाम याचिकाएं लगी थी। एक याचिका जो साइंटिफिक सर्वे कराने की थी वो वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ प्रयागराज कोर्ट गई थी याचिकाकर्ता और वहाँ से एक बहुत बड़ा फैसला मिला है। अब जो कथित शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद पक्ष फवारा कहता है, उसका साइंटिफिक सर्वे होगा और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा, इसका फैसला जो है वो अब वाराणसी कोर्ट करेगा। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कब इसमें आगे बढ़ा जाता है। आइए देश की बात में अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं मुंबई, महाराष्ट्र। सीबीआई ने पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करके सुर्खियों में आए थे समीर वानखेड़े। और समीर वानखेड़े IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। और इस सब पर अधिक जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये पूरा मामला सामने आया था इसमें कई सवाल, गंभीर सवाल उठे थे। आर्यन खान के साथ जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, इसके बाद तमाम आरोप वापस हुए थे, क्या ज़्यादा आरोप लगाए गए थे और जो व्यवहार था इनका वो तब बहुत सवालों के घेरे में आया था। और अब समीर वानखेड़े पर खुद जो NCB ने इन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर दिया है। तो आइए इस खबर से हमें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतिहासिक आदेश दिया था, सुनाते हुए बताया था कि दिल्ली में अधिकारियों पर पूरी तरह से नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होगा। लेकिन इस आदेश के ठीक अगले ही दिन यानी आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आखिर क्यों पहुंची है, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए अरविंद केजरीवाल का इंतजार क्या और लंबा हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के ठीक अगले दिन केजरीवाल सरकार फिर अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के उस आदेश को लागू नहीं कर रही जिसमें सेक्रेटरी सर्विसेज का ट्रांसफर किया गया। ये अदालत की अवमानना के समान है और इसके लिए बेंच का गठन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले हफ्ते इसके लिए बेंच का गठन किया जाएगा। दिल्ली के लाट साहब, दिल्ली के LG जो पहले भी कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का जो साफ फैसला था, क्लियर कट फैसला था, जिसमें चुनी हुई सरकार केजरीवाल जी की सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए गए, उस फैसले को भी दिल्ली का लाट साहब LG मानने के लिए तैयार नहीं। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी। लेकिन गुरुवार शाम को जब केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज विभाग के सचिव का तबादला करने का आदेश दिया तो उसको लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बेशक से हो चुके हों, लेकिन जो नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया था उसे विड्रॉ करना बहुत जरूरी है और ऑर्डर को मॉडिफाई करने में कुछ समय लग रहा है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो आगमू काडर है उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ही है। दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर्विस विभाग पर नियंत्रण। इसलिए सबसे पहला ट्रांसफर सर्विस विभाग के सचिव का ही किया गया, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अभी के हिसाब से बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कहना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी में हैं, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जबकि केजरीवाल सरकार इस मामले में 8 साल लंबी लड़ाई लड़ चुकी है और अब कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए तुरंत ही फिर से केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली से आशीष भार्गव, नीता शर्मा और कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के शोषण के आरोपों से घिरे सांसद बृजभूषण सिंह के बयान को दर्ज कर लिया है। राउज एवेन्यू में भी ये मामला चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 27 मई को होगी। बृजभूषण सिंह ने अपने बचाव में क्या कहा है और पहलवानों ने कोर्ट में क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अब भी जंतर मंतर पर जमे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह का बयान 2 बार दर्ज हुआ। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा और कुछ वीडियो सबूत के तौर पर दिए। दिल्ली पुलिस की एसआईटी में 4 महिला समेत 60 से ज्यादा लोग हैं। कुश्ती संघ के सहायक सचिव के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान समेत 6 पहलवानों के बयान दर्ज कराए जाने हैं। मामला अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 27 मई को है, लेकिन पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा है। पहलवानों के साथ सरकार की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। इसी के वजह से अब सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 15 दिन में बयान दर्ज करने को कहा है। साथ ही 15 दिन बाद पुलिस दोबारा स्टेटस रिपोर्ट देगी। पुलिस ने बताया कि 6 पहलवानों के 164 के बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दी गई है, जबकि पहलवानों ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। देखते हैं अगली सुनवाई के दौरान इस मामले का हल कैसे निकलता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर सब इंजीनियर अधिकारी की संपत्ति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में एक सब इंजीनियर हेमा मीणा करोड़ों की आसामी निकली हैं। 13 साल की नौकरी में उसने करीब 15 से 17 लाख कमाए होंगे, लेकिन लोकायुक्त के छापे में पहले दिन में ही 232% से ज्यादा संपत्ति का पता लगा है। 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 1 करोड़ रुपए की कोठी। सौ से ज्यादा पिंजरे, देसी विदेशी नस्ल के कई कुत्ते, रोटी खिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने वाली मशीन। से ज्यादा गिर नस्ल की गायें, 20 से ज्यादा चौपहिया वाहन जिसमें कई आलीशान गाड़ियां। बंगले के कर्मचारियों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल। पूरी संपत्ति में मोबाइल जैमर। भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में जमीन के दस्तावेज। पुलिस हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान। $30,000 महीने की नौकरी में 30 लाख रुपए का ये टीवी। ये संपत्ति बनाई है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में 8 साल से काम कर रही सब इंजीनियर हेमा मीणा ने, जो संविदा पर नियुक्त हैं। पहले दिन ही 7 करोड़ की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त में ब्यौरा जुटाने गुणागणित चल रहा है। सर्च चल रही है, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और वैल्यूएशन का जो काम है थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू तब आई। लोकायुक्त को 2 साल पहले ही हेमा के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। एक शिकायत यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुई थी कि हेमा मीणा एक सब इंजीनियर है, जो अपने पद के जो आय है उससे इनके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसकी जांच पर से ये सारी कार्रवाई हुई है। जांच में ये भी पाया गया है कि एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का इस्तेमाल आरोपी इंजीनियर ने अपना घर बनाने के लिए किया था। उसके बंगले से हार्वेस्टर सहित भारी कृषि मशीनरी को भी जब्त कर लिया गया है। गरीब मध्य प्रदेश के अमीर अधिकारी, वैसे सूत्रों की माने तो हेमा मीणा तो मुखौटा है, इसके पीछे कई बड़े रसूखदार शामिल हो सकते हैं। वैसे फिलहाल हेमा मीणा को नौकरी से हटा दिया गया है, वो इसी दफ्तर में काम करती थीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए सीधे चलते अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, तो जिस तरह से आपने अंत में कहा कि इनको हटा दिया गया है, लेकिन ये एक मुखौटा है, तो वाकई में जो स्थिति है बहुत गंभीर हो जाती है। कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ होगा जिस पे किसी की नजर नहीं गई? क्या अब तक आपको इसका आभास हो रहा है? देखिए, वाकई में अपने आप में ये बहुत अच्छी वाली बात है निधि, क्योंकि सिर्फ 8 साल की उनकी नौकरी है, वो भी संविदा पर ये काम करती हैं।
30,000 इनकी तनख्वाह है। और ऐसे में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना, वो भी भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिलसीरिया में है, और जहाँ पर इनके पास करोड़ों की न सिर्फ संपत्ति है बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपको बहुत बार कैश मिलता है, आभूषण मिलते हैं, जिससे जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें कि आपने घर पे वॉकी टॉकी रखा हो, आपके पास 100 से ज्यादा कुत्ते हो, आपके पास बहुत महंगी नस्ल की गायें हो, आपने पूरे घर में मोबाइल जैमर लगा रखा हो, ऐसी चीजें अमूमन देखने को नहीं मिलती। अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, अब उसका मूल्यांकन किया जाना, उनके बैंक लॉकरों की जांच की जानी है। उसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन जैसी जगहों पर इनके पास जमीन भी मिली है, इन सब का भी पता लगाना है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत संदेह पैदा कर रही है पूरे रेड को लेकर के। और क्योंकि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में थी और कई सारा ऐसा सामान भी मिला है जो वहाँ पर निर्माण के काम में आता है, जो इनके जो पूरा 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ बंगला है वहाँ पर है। और अभी जो थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि जो चूंकि संविदा पर थी तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल। अब ये तो आपने बताया कि जो कार्रवाई हुई है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन अनुराग, जो आपने बोला इनके पीछे भी मुखौटे हो सकते हैं, उस लिहाज से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं, या जिन्होंने छापे डाले उनका, और ये छापेमारी कितने दिन तक चलेगी? क्या कुछ और पता लगने की उम्मीद है कि इनकी संपत्ति और हो? उस लिहाज से क्या बताया उन्होंने आपसे जब आपकी मुलाकात हुई? जी, छापेमारी की कार्रवाई अब खत्म हो गई है और अब ये पूरा जो इनका गुना भाग लगा रहे हैं वो लोग, जो संपत्ति मिली है, बाकी जगहों पे जो जमीन मिली है। क्योंकि इस तरह के जो आर्थिक अपराध होते हैं इसमें बड़ी चीज ये भी होती है कि कई बार चीजें आपके नाम से नहीं होती, किसी और के नाम से खरीदी बेची गई होती है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए जो लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की टीम है उसका ये कहना है कि 7 से 8 दिन लग सकता है कि पूरी जो इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है या जो दस्तावेज मिले हैं, जो बैंक के लॉकरों में जो कुछ मिला है, तो तमाम, क्योंकि पहले दिन ही आंकड़ा 7 करोड़ तक पहुंच गया है, वो कह रहे हैं इसमें और थोड़ा वक्त लग सकता है कि ये एक अमाउंट बताने में, एक रकम बताने में कि कितनी की इन्होंने पिछले 8 से 10 सालों में संपत्ति अर्जित की है। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश का मामला किस तरह से इतनी संपत्ति एकत्रित हो गई। फिलहाल जो अधिकारी हैं उनको सेवाओं से हटा दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको राजस्थान ले चलेंगे और महाराष्ट्र एक बार फिर ले चलेंगे कुछ खबरों के लिए। लौटते हैं। और देश की बात में अब महाराष्ट्र से गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों के अयोग्यता पर दिए गए फैसले और टिप्पणियों को लेकर अब शिवसेना के दोनों गुटों के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। दोनों ही गुट ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में है और अदालत ने उनके दावों को सही ठहराया है। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दावा किया कि फैसले ने उनके पक्ष के सभी दावों को सही साबित किया है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के तहत पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई की मांग की। जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूं उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए, मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से जल्द 16 विधायकों पर फैसला लेने की अपील की है और ऐसा नहीं होने पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात की है। हमारे हिसाब से तो टाइम फ्रेम 15 दिन की होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को कि इसको सही समय में लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो व्हिप का वायलेशन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड विधानसभा में मौजूद है। उसके लिए कोई विटनेस एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई विटनेस नए लाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड पे है उसी को चेक करना है और उसी को ख़त्म करना है। अगर उस टाइम फ्रेम में
स्पीकर नहीं करते हैं या वो कोई टाइम फ्रेम को डिफाइन नहीं करते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? हम तो जरूर कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हमको लिबर्टी है। उद्धव ठाकरे के दावे के बाद शिवसेना के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि उनकी सरकार संवैधानिक है। साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे की इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने हमला बोला। इनको इलेक्शन की बहुत जो है जल्दबाजी जो है मची है यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं सजेशन देता हूँ कि जो 14-15 लोग जो बचे हैं वहाँ पर, जो अलायंस में लड़कर आए, जो अलायंस में लोगों के सामने गए वहाँ पर, और दोनों पार्टी के वोट जो है 46% ऑफ द वोट्स दोनों पार्टी को मिलाकर जो है रिस्पेक्टिवली, मतलब एवरेजली हर कैंडिडेट को मिले हैं वहाँ पर। तो अगर आपको नैतिकता बची है आप में, तो आप जो 14-15 जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा कल के कल दे देना चाहिए और तुरंत जो है इलेक्शन के लिए आप जाना चाहिए सामने। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब शिवसेना के दोनों गुटों के बीच परसेप्शन बैटल यानी धारणा की लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों गुट ये दावा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके पक्ष में आया है। इस सब के बीच अब इन 16 विधायकों के भविष्य महाराष्ट्र के स्पीकर तय करेंगे और उनके ही फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य भी तय होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बहुत बड़ी राहत आज मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निलंबन के आदेश को वापस ले लिया है। वैसे वो पिछले साल 2 जून को ही रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने दिसंबर 2021 में उनको निलंबित करके जांच के आदेश दिए थे। जितने दिनों वो निलंबित रहे उस दौरान उनको ड्यूटी पर अब माना जाएगा। उनको रिटायरमेंट के बाद की सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। और इस पर अधिक जानकारी आइए दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है। दरअसल जब एंटीलिया कांड हुआ था उस दौरान परमबीर सिंह पर भी आरोप लगे थे और अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ एक बयान दिया था जिसके चलते उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उसके बाद परमबीर सिंह के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए थे और वो जांच बाद में हालांकि सीबीआई को दी गई, लेकिन उन मामलों के आधार पर सरकार ने तब की परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया था और साल 2021 में निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की थी। उसके खिलाफ परमबीर सिंह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए थे जिसकी सुनवाई हुई और जिसका फैसला अब आया है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिसके आधार पर अब महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया है और ये भी कहा है कि निलंबन के दौरान भी वो ड्यूटी पे माने जाएंगे। इस बीच परमबीर सिंह जून 2022 में रिटायर हो गए थे, लेकिन चूंकि निलंबन उनका चल रहा था इसीलिए उनकी जो सर्विस थी और बाकी जो सब सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है तो और उनको ड्यूटी पे माना है तो उनकी सभी सुविधाएं फिर से उन्हें बहाल हो जाएंगी, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब उन्हें अब मिलेगी। ये बहुत बड़ी राहत है परमबीर सिंह के लिए। इस संबंध में जब हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ खास करके कोर्ट और सरकार का कि मुझे एक तरह से न्याय दिलाया है उन्होंने। लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौरान भले निलंबन वापस हो गया है, सुविधाएं उन्हें मिलेगी, लेकिन जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, सीबीआई में जो जांच चल रही है वो जारी रहेगी, यानी कि मामला उन पर बना रहेगा। लेकिन बड़ी राहत यह है कि उनका निलंबन वापस हो गया है और सब सुख सुविधाएं जो है सेवानिवृत्ति के बाद मिलनी चाहिए उन्हें फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडे से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए सुनते कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा इस पर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट इन्होंने एक निर्णय दिया जिस निर्णय के तहत श्री परमबीर सिंह इनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी उसको गलत करार देते हुए उसको बंद करने का निर्णय ये कैट के माध्यम से आया और उसके साथ साथ एक उसके इफेक्ट के रूप में उन्हें जो निलंबित किया गया था उसको भी गलत साबित करते हुए उनका निलंबन भी वापस लेने के आदेश ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने दिए हैं। उसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया।
इमरान खान को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सभी 4 मामलों में जमानत दी है। 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी और इससे पहले आज हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में इमरान खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर चुनाव आयोग को रोक दिया था। आइए इस पर सीधे चलते हैं अपने सहयोगी कादम्बनी शर्मा के पास। कादम्बनी, बताइए आज इमरान खान मामले में हुआ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो निधि आपको बता दूं कि इस वक्त अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से इमरान खान निकले नहीं हैं। उनके फेवर में जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो असल में टाइप हो रहे हैं, तो वो रिटन ऑर्डर जो है जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो वहाँ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि एक खतरा ये भी है कि अगर कहीं भी कुछ भी गलती होती है तो उनको कहीं गिरफ्तार कर लिया न जाए। जब वो कोर्ट पहुँचे थे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए। सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ पर जिस मामले में अल-कदीर ट्रस्ट के मामले में जिसको लेकर ये सारी गिरफ्तारी हुई, फिर उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले सही ठहराया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और उसके बाद अब जाके जब सुनवाई आज हुई है तो इसे उन्हें ज़मानत दी गई है, जिसके लिए इन द फर्स्ट प्लेस वो पहुंचे थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और ज़मानत के साथ साथ एनएबी को नोटिस भी हुआ है। उनको ये कहा गया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं शेयर की। साथ ही ये भी कहा गया कि 2 हफ्तों की ज़मानत जो उनको दी गई है उस पीरियड में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके अलावा भी जो 4 केसेस थे उनके खिलाफ, उन सब में भी उनको ज़मानत दी गई है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन केसेस के बारे में जानकारी है उनमें भी उनकी गिरफ्तारी 17 तारीख तक नहीं होगी, 17 मई तक, और जिनके बारे में जानकारी नहीं है वो भी अगर 9 मई के बाद फाइल किए गए हैं तो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो एक तरह से ब्लैंकेट ऑर्डर है। अब ये माना जा रहा है कि बाकी जो और प्रांतों में जैसे लाहौर में अगर कोई केस है तो क्या इसमें गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं, ये थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसको देखते हुए अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद इमरान खान लाहौर न जाएं वहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से, बल्कि वहीं इस्लामाबाद में ही अपने घर में बनी गला में वहाँ पर जाएं। और फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है। निधि का कादम्बनी, इस जानकारी के लिए एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। देश की बात में तुरंत लौटते हैं। देश की बात में आइए सीधे आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में भी राजनीति गरमाई हुई है। कुछ ही महीनों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। अजमेर में आपको बता दें, अजमेर से पैदल चलते हुए जयपुर जाएंगे सचिन पायलट, कांग्रेस के नेता। 125 किलोमीटर की ये संघर्ष यात्रा है जिसको ये नाम दिया है सचिन पायलट ने। भ्रष्टाचार का वो विरोध कर रहे हैं। तो अजमेर के बांदर सिंदरी में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, उनकी यात्रा निकल रही है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 125 किलोमीटर की है। तो मुझे बताया जा रहा है सचिन पायलट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। किस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है, क्या अनुभव? देखिए, ये जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये संघर्ष यात्रा भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ उसके विरोध में है और नौजवानों के साथ जो लगातार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। लाखों लाख बच्चे, उनके परिवार परीक्षा देते हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर कर कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर वो पेपर लीक होता है, फिर पेपर कैंसिल होता है। तो उन सब की जो व्यवस्था है उसको दोबारा से हमको उसका पुनर्गठन करना होगा और एक पारदर्शी तरीके से जांच हो कि बार बार ये ऐसा क्यों होता है। तो यात्रा, क्योंकि अजमेर एक सेंटर है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का और सारा जो शिक्षा का एक राजधानी हमारी है, वहां से हम लोग चले हैं, जनता के साथ चले हैं और करप्शन के खिलाफ अपनी बात को हम जनता के बीच रख रहे हैं और जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन, क्या आपको लगता है कांग्रेस में आप अलग थलग अब इस समय पड़ गए हैं? क्या कोई शीर्ष नेतृत्व आपके साथ आके जुड़ने वाला है? जिस तरह से कहा जा रहा था शायद राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी हमेशा से ही करप्शन के खिलाफ रही है और हमारी पार्टी ने हमेशा से ही नौजवानों को महत्व दिया है। अब उनका भविष्य अगर अंधकार में जाता वो देख रहे हैं तो निराशा होती है। उनको संभालने का, उनको सुनने का, उनको उम्मीद जगाने का काम हम सब लोगों का है और उसी काम को मैं कर रहा हूँ। जो इंचार्ज हैं कांग्रेस के रंधावा जी, उन्होंने कहा है ये आपकी निजी पर्सनल यात्रा है। राजनीति में इस तरह से निजी यात्रा तो नहीं होती। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला रंधावा साहब ने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कर्नाटक में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने वहां के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं श्री बोमई,
उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये 40% कमीशन सरकार है, और हमारे आरोपों को जनता ने स्वीकार किया, इसलिए तो कांग्रेस को आज वहाँ वोट पड़ा है। और ये राजस्थान में हुआ, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो तमाम करप्शन हुआ, भू माफिया, बजरी माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, हम सबने सामूहिक रूप से बहुत से आरोप उन पर लगाए थे। अब उन आरोपों की 4-4.5 साल तक जांच नहीं हो रही। इस मुद्दे को मैंने पहले उठाया, ये नहीं है कि मैं आज सो के उठाऊं, मैं 1.5-2 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। 1 महीने पहले मैंने अनशन किया इस मांग को लेकर, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि पब्लिक की आवाज को हम लोग सुने। अब चुनाव 6 महीने दूर रह गए, अब पब्लिक में जाएंगे तो जनता पूछेगी ना, आपने आरोप लगाए थे 5 साल तक, आपने किया क्या उसका? तो अब देखिए ना सचिन जी, कुछ महीनों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री ही, जिस दिन वोटिंग थी, प्रधानमंत्री खुद नाथद्वारा पहुंचे, उनका काफी लंबा यहाँ पे कार्यक्रम रहा, उन्होंने रोड शो यहाँ पे किया, मंदिर गए, वो फिर ब्रह्म कुमारी के आश्रम वहां पर भी गए, तो प्रधान और तमाम हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का भी वहां पे शिलान्यास किया गया। तो जो बीजेपी की यहाँ पर चुनावी प्रचार या जो तैयारी है वो शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक तरह से अलग थलग सी बिखराव के साथ नजर आ रही है। आप अलग कर रहे हैं यात्रा और नेता अलग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल फेल हुई है। इतना अलग थलग पड़े हुए हैं और एक जिम्मेदार विपक्ष का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाजपा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिल्कुल भी वो काम निभा नहीं पाई। और प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आए और वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कर्नाटक भी गए हैं कैंपेन करने के लिए, वहां भी भाजपा हारेगी। तो मैं नहीं मानता हूँ किसी एक व्यक्ति से कोई इतना बड़ा स्टेट में चुनाव हारा जीता जाता है। हम लोग सिर्फ सैद्धांतिक रूप से जो मेरे मुद्दे हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। और वसुंधरा जी हो चाहे कोई और भी हो, वो सब मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पॉलिटिकली जो हमने अपना कमिटमेंट किया है लोगों के साथ, उसको तो निभाना पड़ेगा। और बीजेपी में जो इतनी अंदर फाड़, इतना खिंचाव है कि वहाँ पे सभी लोग अपने आप को समझते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और ये समझ के कि अब जनता स्वतः ही वोट डाल देगी भाजपा के पक्ष में, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2024 में भी अलग अलग राज्यों में हम लोग जीतेंगे, तभी जाके एक एनडीए को चुनौती दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी संघर्ष यात्रा आगे सफल हो इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। और राजस्थान से ही कुछ अलग जानकारी भी आ रही है। राजनीति में सिर्फ कड़वाहट ही नहीं होती है, सौहार्द भी होता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इसकी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर में सूरसागर घोड़ाघाटी से मेहरानगढ़ किले तक की सड़क का नाम जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के नाम पर राव जोधा मार्ग रखने पर आभार व्यक्त किया है और धन्यवाद दिया है। शेखावत 9 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर इस मांग के बारे में अशोक गहलोत को पत्र लिखा था। वैसे दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक खटास है। शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है। और राजस्थान से आइए आगे निकलते हैं बात महंगाई की। देश में खुदरा दर में कमी दर्ज की गई, महंगाई की दर में कमी दर्ज की गई, राहत की बात है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.7% रही। मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.66% थी। खुदरा महंगाई दर 18 महीने में सबसे कम बताई जा रही है। और अब बात अपने देश के छात्रों की। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 10वीं में 93.12% छात्र पास हो गए, जबकि 12वीं में 87% से ज़्यादा छात्र पास हुए हैं। इनमें करीब 91% लड़कियां और 85% लड़के पास हुए हैं। 12वीं का त्रिवेंद्रम जोन का नतीजा 99.9% रहा। और आपको बता दें, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जानबूझकर मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है और वो नहीं चाहते कि बच्चों के बीच अनहेल्दी कंपटीशन हो। प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा थी और मार्क्स भी ठीक है, लेकिन और होना चाहिए था। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। मेरे को 88% आया, 88% एंड प्रिपरेशन वाज
ओके, लाइक आई हैव गिवन माय 100%. इट्स लाइक कि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन था. मुझे 92% आए हैं ऑलमोस्ट, और ह्यूमैनिटीज़ में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा. बट ताज्जुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया और ना ही मैंने किसी तरह का सैम्पल पेपर सॉल्व किया. मैं बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट रहा और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक. और इसी खबर के साथ फिलहाल देश की बात में आज के लिए इतना ही. नमस्कार.